तो भाई बात करते हैं भारत और ग्रीस की। और भारत ग्रीस की बात करें तो भाई 1983 से कोई भी प्रधानमंत्री भारत का ग्रीस में नहीं पहुंचा। 1983 आखिरी बार इंदिरा गांधी ग्रीस पहुंची थी और उसके बाद से कोई भी हमारा प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं पहुंचा है। और 1983 के बाद से जो है अभी मोदी ग्रीस पहुंचे हैं। और ग्रीस की अगर बात करें तो भाई भारत और ग्रीस की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से हमारे रिलेशनशिप है। और अगर हम बात करें तो जब 1998 के करीब जो है आप देखेंगे कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए सभी ने, ठीक है। जिस मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। तो ग्रीस एक ऐसा देश था जिसका डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे पास आया था, हमसे मुलाकात करी थी। और ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है हमने 1983 के बाद से आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हमारा ग्रीस नहीं पहुंचा। तो आज हम ग्रीस के बारे में बात करने वाले हैं। मोदी जी ग्रीस पहुंचे हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, ग्रीस के हर एस्पेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि भारत और ग्रीस की हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसी है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, हर एस्पेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत और ग्रीस की रिलेशनशिप जो है अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं। हम और ग्रीस अब क्या बन गए हैं? हम और ग्रीस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं। तो होता है ना भाई, रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, पहले आपकी किसी से दोस्ती होती है, फिर उसके बाद जो है वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर और प्यार आगे परवान पर चढ़ता है तो एंगेजमेंट होती है, और फिर क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो हमारी और ग्रीस की रिलेशनशिप भी अब थोड़ी आगे बढ़ी है, ठीक है। तो कई तरह की रिलेशनशिप होती है, जैसे अभी हमारी रिलेशनशिप जो है, एक तो होती है नॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे हमारी कई सारी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, मोस्टली एक दूसरे के देश के अंदर हमारे जो हैं एम्बेसीज होती हैं। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कई बार और आगे बढ़ जाती है, तो डिफेंस पार्टनरशिप बन जाते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन जाती है। और जब जो है अगर आप देखिए, जब इसके अलावा जो है, जब रिलेशनशिप कई सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में हो, जैसे डिफेंस में भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, इकोनॉमी में भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है, हर कई सारे एरियाज के अंदर बड़ी बेहतरीन रिलेशनशिप है। और मेजॉरिटीली डिफेंस और इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, दो देशों के अच्छे रिश्ते हैं, डिफेंस की डील होती है, अच्छा ट्रेड होता है दो देशों के बीच में, ठीक है, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कैसी रिलेशनशिप होती है? स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जब कई सारे एरियाज के अंदर जो है हमारी रिलेशनशिप हो, इंपॉर्टेंट एरिया जैसे डिफेंस का, इकोनॉमी का, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जब रिलेशनशिप हो और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप हो तो उसको स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और किसी किसी कंट्रीज के साथ तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। जैसे यूएस के साथ जो है हमारी बहुत बड़ी रिलेशनशिप है, हम जो है अरबों डॉलर्स की डील करते हैं, ऐसा हम बाकी देशों के साथ तो नहीं करते। तो यूएस जैसे देश के साथ हमारी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप से भी थोड़ी आगे होती है। तो फिलहाल भारत और ग्रीस क्या बन गए? स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए, स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है वो बन गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 1983 के बाद से पहले प्रधानमंत्री हैं जो ग्रीस पहुंचे। इससे पहले इंदिरा गांधी ही ग्रीस पहुंची थी। इसके बाद भाई हम बात करते हैं कि क्या इतिहास है भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप का। बहुत पुराना इतिहास है भाई, ठीक है। अलेक्जेंडर के हमले के बारे में आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया था। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ा, और भारत के अंदर भी अलेक्जेंडर घुसा। और भारत के अंदर जब अलेक्जेंडर घुसा तो अलेक्जेंडर ने देखा कि भैया पोरस है यहाँ पर, तो पंजाब के उस तरफ उस टाइम में पंजाब का रूलर पोरस था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पोरस के साथ में युद्ध लड़ा, जिसे बैटल ऑफ हाइडेप्सिस के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ हाइडेप्सिस के नाम से जाना जाता है। हाइडेप्सिस यानी झेलम की लड़ाई, ग्रीक भाषा में हाइडेप्सिस जो है झेलम को कहते हैं। बैटल ऑफ हाइडेप्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4th सेंचुरी बीसी के अंदर जो है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अलेक्जेंडर का हमला हुआ भारत के ऊपर, और कहीं ना कहीं भारतीयों का और ग्रीक के बीच में संबंध बने, ठीक है, एक मुलाकात हुई। अलेक्जेंडर कहाँ का था? ग्रीक था अलेक्जेंडर, ग्रीस से आया था अलेक्जेंडर, ठीक है। और उसके बाद भाई अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर का मानना था कि उसने लगभग आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली है। ये देखो, ये अगर आप मैप में देखें तो केवल अलेक्जेंडर ने इतना ही इलाका जीता पूरी दुनिया में, जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पर आप देखो। तो अलेक्जेंडर को लगा कि मैंने
पूरी दुनिया लगभग जीत ली है। और अलेक्जेंडर को लगता था कि यहाँ के बाद, जैसे भारत के बाद समुद्र आएगा और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर के सैनिक जो है आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भारत के अंदर और आगे नहीं बढ़े। कारण था कि उनको डर था कि कहीं जो भारत के अंदर मगध साम्राज्य है, उनको लगता था बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक अफवाह फैलाई गई थी कि मगध साम्राज्य को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। और अलेक्जेंडर के सैनिकों को निकले कई दशक हो चुके थे। तो फिर अलेक्जेंडर के सैनिक जो है वापस लौट गए, इन्होंने विद्रोह कर दिया और अलेक्जेंडर वापस लौट गया। उसके बाद बेबीलोन में जो है अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, ऐसा कहा जाता है, इसको जहर वगैरह दे दिया गया। तो अलेक्जेंडर के टाइम से हमारी रिलेशनशिप है भारत और ग्रीक की। इसके बाद अगर बात करें तो भाई मगध के अंदर जो है, मगध के अंदर मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ मगध के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। और उसके बाद जो है, जो अलेक्जेंडर के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर जो है, जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, अलेक्जेंडर की तो डेथ हो गई, तो सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य एम्पायर के साथ में युद्ध करना चाहा, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को मुंह की खानी पड़ी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई। तो आप देख सकते हैं हम तो पुराने दामाद हैं वही ग्रीस वालों के, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। तो ये भी एक बहुत पुरानी हमारी रिलेशनशिप है। उसके बाद भाई और अगर इतिहास में हम आगे बढ़ें तो आप यकीन नहीं करोगे कि मथुरा के अंदर बहुत सारे सिक्के मिले हैं, बहुत सारे सिक्के मथुरा के अंदर मिले हैं, ठीक है। और ये सिक्के ग्रीक राजाओं के हैं मथुरा के अंदर। इसका मतलब बहुत सारे इस अमाउंट में सिक्के का मिलना मतलब है कि ग्रीक का रूलर जो है, एक समय ऐसा आ गया था कि जो इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है, यानी जो ग्रीक से आए थे, उनका शासन मथुरा तक हो गया था। उत्तर भारत में उन्होंने रूल किया। डेमेट्रियस और मेनिंदर वो इंपोर्टेंट किंग है जिन्होंने उत्तर भारत के कई सारे इलाकों के अंदर रूल किया, ठीक है। तो ये भाई काफी एक पुराना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है हमारा। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपने जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है तो आपने कई सारी आर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मौर्यंस के बाद जो है बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के कारण कई सारी आर्ट डेवलप हुई। जैसे गंधार आर्ट हुई, गंधार कला, मूर्ति बनाने की कलाएं, गंधार कला मूर्ति बनाने की जो है। अगर हम बात करें अमरावती कला मूर्ति बनाने की, मथुरा कला, तो जो गंधार कला थी मूर्ति बनाने की, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में फैली। और ये ग्रीक कल्चर का और भारतीय कल्चर का फ्यूजन थी, ग्रीक कल्चर और भारतीय कल्चर से मिक्स होकर बनी थी। इसके अलावा और इतिहास में अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, जब हम जो है यूरोपियंस के भारत आने से पहले की बात करें तो बेंजेंटीन एम्पायर से हमारा ट्रेड होकर गुजरता था, ठीक है। यानी जो भारत से ट्रेड होकर गुजरता था, भारत से जो है ट्रेड जाता था, तो ये जो है जो रोमन एम्पायर है, जो पूर्वी रोमन एम्पायर है, जिसे बेंजेंटीन एम्पायर कहते थे, वहां से होकर गुजरता था। तो हमारी ट्रेड रिलेशनशिप भी काफी पुरानी है। तो ये इतिहास है भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप का, ठीक है। और भाई अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। और हाल फिलहाल में भारत तो ये भी कहता है कि भारत इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के वेदों में बड़े साक्ष्य हैं कि भारत में डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पुरानी है। लेकिन फिर भी जो है आज के दिन जो पूरी दुनिया मानती है, वो मानती है कि एथेंस जो है, यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में सबसे पहले डेमोक्रेसी पनपी, ठीक है। लेकिन हम अब फिलहाल जो है हम भी कहते हैं कि हमारी भी डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है। तो इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक विवाद है, ठीक है। तो भारत और ग्रीस की बात करें तो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ग्रीस के अंदर कहा जाता है, ग्रीस के अंदर जो है डेमोक्रेसी पनपी है, डेमोक्रेसी पनपी। आगे फिर हम बात करते हैं भाई, अब हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के अलावा पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं भारत और ग्रीस की, ठीक है। भारत और ग्रीस के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1950 में बनी, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1950 में बनी। यानी एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि ये किसी दो देश के बीच में रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है एक तरीके से रिलेशनशिप है, इसके बाद एम्बेसी खोली जाती है एक दूसरे के देश में। तो 1950 ने ग्रीस ने न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोली और भारत ने 1978 में एथेंस में अपनी एम्बेसी खोली, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 1970 अगर हम बात करें तो 1983 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत का ग्रीस में नहीं पहुंचा। आखिरी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद अब पीएम मोदी गए ग्रीस में, लेकिन राष्ट्रपति पहुंचे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो है 2007 में ग्रीस का दौरा किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, कई सारे क्षेत्रों में हमारी ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। जैसे फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में है, मशीनरी के क्षेत्र में है,
एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो इन क्षेत्रों में हमारी ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की भी बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो 1994 में जो है, 1994 में हमारी बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन जो है हमारे बीच बनना शुरू हुआ। जब भारत का रक्षा मंत्री 1994 में ग्रीस पहुंचा तो हमारी डिफेंस रिलेशनशिप भी शुरू हुई, ठीक है। 2021 में जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज हो रही थी इजराइल में, उसमें भारत और ग्रीस की एयरफोर्स ने भी भाग लिया, ठीक है। इसके अलावा जब 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, ठीक है। यूएस ने कई सारी डील हमसे करने से मना कर दी। तब जो है ग्रीस का डिफेंस मिनिस्टर उस समय पे जो है अपने भाईचारे को छोड़कर भारत के अंदर जो है यात्रा करने आया 1998 में। तो ये हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, ये इंपॉर्टेंस है भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप की, इंपॉर्टेंस है भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप की, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्षेत्रों में कैसे रिलेशनशिप है हमारी। तो अगर हम बात करें तो ग्रीस हमेशा से, ग्रीस ने सपोर्ट किया है भारत की मेंबरशिप, ठीक है। भारत हमेशा से चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, ठीक है, यानी भारत के पास विटो पावर हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर भारत बनना चाहता है, ठीक है। जैसे अभी 5 देशों के पास विटो पावर है, तो भारत भी चाहता है कि भारत भी जो एक परमानेंट मेंबर बने और भारत के पास भी एक विटो पावर हो, ठीक है। तो ग्रीस सपोर्ट करता है भारत को इस बात में कि भाई ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप बनो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, हम आपके पीछे खड़े हैं। इसके बाद भाई बात करें तो कई सारे संगठनों में, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनमें ग्रीस ने भारत को सपोर्ट किया है। जैसे एनएसजी, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 2008 में सपोर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा जो है एमटीसीआर, वेसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि भाई जो मिसाइल वगैरह हैं वो जो है किसी ऐसे देश के पास एक्सपोर्ट ना हो जो देश ठीक नहीं है, ठीक है। तो इन देशों ने आपस में एक डील कर रखी है कि जिस हमको हम चाहेंगे उन्हीं को मिसाइल सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनका भारत मेंबर बना, ग्रीस की सपोर्ट मिली। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ITLOS, IMO जो है, पोस्टल कॉर्पोरेशन काउंसिल, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है, इन सभी में हमें ग्रीस की सपोर्ट मिली है, ठीक है। और ये भाई ग्रीस है, ये आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ग्रीस है और ये भारत है, ये भारत है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है भारत और ग्रीस की, ठीक है। और भाई जो है अब अगर हम बात करें तो ये बड़ा अच्छा कदम प्रधानमंत्री मोदी का कि ग्रीस का उन्होंने दौरा किया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।